हेलो एवरीवन, एसक्यू डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम शैलेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन पीनल कोड। कल हमने इसके बारे में लीगल हिस्ट्री एंड जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है लॉ ऑफ क्राइम, यानी क्राइम क्या होता है, ओवरव्यू लेंगे पूरा इंडियन पीनल कोड का। आईपीसी में क्या क्या बातें हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडियन पीनल कोड आईपीसी 8060 ये एक भारत का एक लॉ है जो हमें अपराध की परिभाषा और दंड के बारे में इंगित करती है, संकेत देती है कि अगर कोई व्यक्ति ने ये कार्य किया या लोभ किया तो उसको इतनी सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा आईपीसी में कुछ नहीं है। आईपीसी कुछ अपराध बताती है और उनके सज़ा के बारे में यहाँ प्रावधान करती है। ये एक प्यूनिटिव लॉ है। ये आपका इन्फोर्स, इसकी लीगल हिस्ट्री जो थी आपकी, जो इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड था, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके इन्फोर्स के बाद यहाँ पर एक फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया। उसके बाद ही आईपीसी स्टार्ट हुआ, आईपीसी लागू हुआ। आईपीसी लागू होने की डेट है 1 जनवरी 1862, 1862, 1 जनवरी 1862। इसका एक्ट नंबर है 45। तो यहाँ से जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लोग हैं या अदर जुडिशियरी एग्ज़ाम के लिए एक्ट नंबर भी पूछा जाता है, तो एक्ट नंबर 45 है। केम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1862, 1862 में ये प्रवर्त हुई। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं आपके 23। टोटल सेक्शंस हैं इसमें 511, 511। यहाँ सभी से क्वेश्चन बनते हैं। आपकी इंडियन पिनल कोड कब से लागू हुई? 1 जनवरी 1862 से। एक्ट नंबर क्या है? 45। इसमें टोटल चैप्टर 23 हैं और 511 धारा है। अब इसमें आपके 1 to 5, इसमें जो 1 to 5 चैप्टर हैं ये एक जनरल प्रिंसिपल की बात करते हैं, साधारण सिद्धांत की बात करते हैं। लेकिन जो चैप्टर नंबर 5A से लेकर 23 है, ये आपको ऑफेंसेस बताता है। सर्टेन ऑफेंस, डिफरेंस टाइप के ऑफेंस बताएगा कि कोई व्यक्ति अगर राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो राज्य के विरुद्ध अपराध करना चैप्टर नंबर 6, 121 से लेकर 130 इसके प्रोविजंस हैं। देन अनलॉफुल असेंबली 141 से 160, इसमें अनलॉफुल असेंबली क्या होगी, एफरे क्या होगा, राइटिंग क्या होंगे। तो जो 5 व्यक्ति हैं कुछ 5 उद्देश्यों के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो उन्हें अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है। तो ये आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 ये अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट के लिए ऑफेंसेस बता रहे हैं कि जहाँ पर कोई लोक सेवक के विरुद्ध कोई अपराध होता है या लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसको यहाँ पनिशेबल बनाया गया। तो देखिए भारत के अंदर ये दंड की व्यवस्था है कि अगर कोई राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करेगा तो क्या सज़ा मिलेगी। कोई व्यक्ति गैदरिंग करता है, अनलॉफुल असेंबली करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी। पब्लिक सर्वेंट बाई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, यानी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई अपराध होता है उसके लिए अलग सज़ा का यहाँ प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपको अलग सज़ा का प्रावधान है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 अगर लोक सेवक की विधिपूर्ण अवमान के विषय में यहाँ अपराधों के बारे में है। फिर चैप्टर नंबर 11 आपको फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग एविडेंस के बारे में, जो कोर्ट में जाता है न्यायिक कार्यवाही में वैध रूप पे आबद्ध है शपथ देने के लिए और वहाँ पर फॉल्स एविडेंस देता है, तो चैप्टर नंबर 11 इसके बारे में डील करें। फिर काउंटरफीट का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 एंड 14 न्यूसेंस के बारे में बात करते हैं कि आप अगर कोई भी पब्लिक न्यूसेंस किसी व्यक्ति की सुख सुविधा, आराम, स्वास्थ्य, सुरक्षा के रूप में कोई नैतिकता कारित होती है उसे पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट अपराध माने जाते हैं और उसकी सज़ा का प्रावधान चैप्टर नंबर 14 में है। अब चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर जो आपका 15 है वो धर्म के विरुद्ध अपराध, राइट टू अगेंस्ट रिलीजियस, यानी जो धर्म के विरुद्ध अपराध हैं वो आपको यहाँ पर 295 से लेकर 299। अब इसके बाद जो
आपके होमिसाइड के प्रोविजंस हैं चैप्टर नंबर 16, होमिसाइड, मानववध। तो होमिसाइड 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लीगल होमिसाइड, एक होता है इनलीगल होमिसाइड। तो लीगल होमिसाइड, देन इनलीगल होमिसाइड, तो जो लीगल होमिसाइड है वो चैप्टर नंबर 24 में परमिसेबल है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में पनिशेबल है आपके लीगल होमिसाइड। चैप्टर नंबर 16 है इनलीगल होमिसाइड। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर जो मानववध के संबंध में जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई भी हर्ट कॉज होता है या ग्रीवियस हर्ट होता है, या आपका कोई रॉन्गफुल रेस्ट्रेंस, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स जैसे ऑफेंसेस चैप्टर नंबर 16 में डील करेंगे। चैप्टर नंबर 17 बात करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराध कि यानी व्यक्ति के पास बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस चैप्टर नंबर 16 में है। चैप्टर नंबर 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध चोरी, लूट, डकैती, उद्दापन, इसको इंग्लिश में एक्सटॉर्शन भी बोलते हैं। तो थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, ये क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध है और यहाँ पर दंड की व्यवस्था चैप्टर नंबर 17 कर रहा है। अब चोरी क्या होती है, लूट क्या होता है, डकैती क्या होती है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, इसमें डिफरेंट है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चोरी को ही लूट समझते हैं, लूट को ही डकैती समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है कोई, वो किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ का ताला तोड़ते हैं। मान लीजिए आईसीआई बैंक है, आईसीआई बैंक में गए और ताला तोड़कर वहाँ से कोई 1 करोड़ रुपए निकाले। 2 व्यक्तियों ने आईसीआई बैंक से निकाले। अब पेपर में न्यूज़पेपर छपेगा कि 2 व्यक्तियों ने बैंक में, आईसीआई बैंक में लूट कारित की। ये लूट नहीं होगा, ये आपका चोरी होगी। यानी आपको जो डेफिनेशन है चोरी की 378 कह रही है, कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय से किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना अगर उसके पजेशन से कोई संपत्ति को हटाता है, दैट इज चोरी। अब रॉबरी क्या है? लूट अगर 2 व्यक्ति हैं, वो किसी व्यक्ति को ऐसा आसन्न खतरा उत्पन्न करते हैं, उसको फियर में डालते हैं, भय में डालते हैं, भय में डालकर कोई संपत्ति प्राप्त करना, भय में डालकर। तो यहाँ पर 3 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं रॉबरी में कि कोई व्यक्ति हो और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भय दिखाकर कोई संपत्ति उससे गेन करता है, प्राप्त करता है, दैट इज लूट। अब एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको कि एक गनमैन था और एक ड्राइवर, उसको कैश डालने एटीएम में जाना था। वो व्यक्ति वहाँ पर जैसे पहुँचे एटीएम के सामने, गार्ड जैसे ही वैन से उतरा नीचे, तो वो ड्राइवर उसको वैन को लेकर भाग गया। अब ये कौन सा अपराध होगा? आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या ये चोरी है, क्या ये लूट है, क्या ये डकैती है? तो यहाँ पर ना तो वो लूट है ना वो चोरी है, वो एक अपराध और है यहाँ पर, आपराधिक न्यासभंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी उन 2 व्यक्तियों को एक वैश्वासिक स्थिति में एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ भेजा गया था और वो उन्होंने ब्रीच किया है, यानी उस संविदा को भंग की है, इसलिए वो आपका 405 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। ना तो वो चोरी के अंदर आएगा, ना वो लूट के अंदर आएगा, ना ही डकैती होगी। अब जब चोरी 2 व्यक्ति हैं, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पजेशन से, बेईमानीपूर्ण आशय से, चल संपत्ति, यहाँ पर मूवेबल संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति आपकी चल होनी चाहिए, चल संपत्ति बेईमानीपूर्ण आशय से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान हटाना आपका चोरी होता है। दूसरा आपका रॉबरी में भय होता है, फेयर होता है, डराना होता है और डराकर कोई संपत्ति प्राप्त की जाती है, उसे लूट कहते हैं।
अब यहाँ पर जो डकैती है, यहाँ पर डकैती में संख्या यानी आपका जो नंबर ऑफ पर्सन होगा 5, यानी 5 व्यक्ति यही कार्य भय दिखाकर किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति प्राप्त करते हैं, वो बन जाती है आपकी डकैती। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 17 जो बात करता था संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में। अब चैप्टर नंबर 18 जो काउंटरफीट यानी कूट रचना, डॉक्यूमेंट का आप अगर काउंटरफीट करते हैं, कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हैं, कोई भी कूट रचित दस्तावेज तैयार किए जाएंगे तो उनके लिए यहाँ पर दंड का प्रावधान चैप्टर नंबर 18 में है। चैप्टर नंबर 19 बात कर रहा है सेवा संबंधी अपराधों के बारे में। जो 491 एकमात्र इसमें सेक्शन है जो ये डील करता है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता या किसी अदर पर्सन को या जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उन्होंने ऑब्लिगेशन लिया हुआ है, जैसे सपोज दैट एग्जांपल वृद्धाश्रम है और वृद्धाश्रम में जो उसका केयर टेकर है वो उनको भोजन पेय वस्त्र आदि उपलब्ध नहीं कराता है, तो ये 491 का अपराध माना जाएगा। चैप्टर नंबर 90 में डील होगा। चैप्टर नंबर 20 ये ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन्स यानी विवाह मैरिज के विरुद्ध अपराध, मैरिज के अगेंस्ट अपराध माने जाते हैं। चैप्टर नंबर 20 विवाह के विरुद्ध अपराध, कोई व्यक्ति है अगर किसी की सम्मति के बिना कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या ऐसा कोई सहवास कार्य करता है जिसे इनलिसिट इंटरकोर्स कहते हैं, तो वो इस प्रकार से बहका कर ले जाता है, फुसला कर ले जाता है या कोई ऐसा कार्य करता है, या हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक विवाह ही मान्य होता है। अगर कोई पर्सन 2 शादियां करता है उसको डिवोर्स दिए बिना यानी तलाक लिए बिना, तो 494 के अंतर्गत उसे बाइगेमी समझा जाएगा, यानी वो क्या होगा आपका द्विविवाह माना जाएगा। कपट पूर्व तरीके से विवाह कर्म को पूरा करता है कोई व्यक्ति 495 में। 497 एडल्ट्री का अपराध है जो अभी लेटेस्ट केस आया है जोसेफ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस दिया जिसमें नाम था नवतेज सिंह जौहर। नवतेज सिंह जौहर का जो साइटेशन है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बायोलॉजिकल है एडल्ट्री का अपराध और ये स्त्रियों की व्यक्तिगत निजता की सवाल है और ये उनके ऊपर प्राइवेसी होनी चाहिए, वो जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं, इसको अपराध के रूप में दंडित नहीं किया जाना चाहिए 497। फिर विवाहित स्त्री को बहकाकर फुसलाकर ले जाना 498, ये पति को संरक्षण देती है कि अगर कोई विवाहित पत्नी है वो अगर कहीं चली गई उसके कस्टडी से पति के कस्टडी के बाहर, तो 498 पति को संरक्षण देने वाली सेक्शन है। अब देन इसके बाद चैप्टर नंबर आपका 21 है। चैप्टर नंबर 21 डेफामेशन मानहानि की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे शब्दों के द्वारा ऐसे लेखों के द्वारा कोई किसी व्यक्ति का जो सत्य नहीं है ये जानते हुए कि ये सत्य नहीं है उसके बारे में ऐसा पब्लिकेशन करता है, वो उसे डेफिनेशन कहते हैं और चैप्टर नंबर 21 में उसके लिए दंड के प्रावधान। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यहाँ पर आपराधिक अभित्रास यानी किसी व्यक्ति को धमकाना, आपराधिक अभित्रास, आपराधिक अभित्रास, तो ये चैप्टर नंबर 22 में इसके लिए दंड के प्रावधान है। और लास्ट चैप्टर है अटेम्प्ट के बारे में, अपराध का प्रयत्न। तो यहाँ पर अटेम्प्ट अपराध के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है चैप्टर नंबर 23 में। तो अब देखिए अपराध के 4 स्टेजेस होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर अटेम्प्ट को लास्ट चैप्टर जो है वो अटेम्प्ट को भी दंडित बना रहा है, यानी अपराध के चरण। इम्पॉर्टेंट बात है कि अपराध के आवश्यक चरण या स्टेजेस ऑफ ऑफेंस क्राइम। अपराध के 4 चरण हैं। एक व्यक्ति है, पहले कोई भी मन में वो अपराध उसको करना होगा, मन में एक चिंतन करेगा, यानी आपका इंटेंशन होना चाहिए, तभी कोई कार्य पूरा माना जाएगा। विदाउट इंटेंशन अगर कोई कार्य हो जाता है तो एक भूल हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है या उसको सेफगार्ड मिल सकता है। तो फर्स्ट चरण होता है इंटेंशन, यानी इसको चिंतन, पहले चिंतन होना अनिवार्य है।
सेकंड होता है प्रिपरेशन यानी तैयारी, थर्ड है अटेम्प्ट प्रयत्न, फोर्थ है कंप्लीट निष्पादन यानी कमीशन ऑफ ऑफेंस निष्पादन। तो अगर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के घर में आग लगाने के लिए ऐसा क्राइम करना चाहता है तो पहले तो उसके मन में एक चिंतन करेगा कि मुझे कैसे करना है, फिर वो तैयारी के लिए पेट्रोल से लगाना है, डीजल से लगाना है, कपड़े से लगाना है, वो सारी प्रिपरेशन करेगा और फिर अटेम्प्ट यानी जैसे वो माचिस की तीली को निकालता है वो अटेम्प्ट होता है। तो इसी अटेम्प्ट को चैप्टर नंबर 23 में अगर वो उसी समय पकड़ा जाता है तो उसके लिए चैप्टर नंबर 23 दंडित करेगी। और अगर उसने माचिस की तीली से उसमें आग लगा दी और आग जलने लगी तो वो कमीशन ऑफ ऑफेंस होगा यानी अपराध कार्य पूर्ण हो गया है, वो अपराध का निष्पादन पूर्ण हो चुका है। तो ये अपराध के आवश्यक चरण थे। तो यहाँ पर जो इंडियन पिनल कोड में टोटल चैप्टर थे आपके 23, टोटल चैप्टर 23 511 सेक्शंस थी। तो चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक बातें हैं, यहाँ पर प्रारंभिक 1 to 5। चैप्टर नंबर 2 साधारण स्पष्टीकरण, साधारण एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण 6 to 52A। अब देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में हमने ये प्रारंभिक बातें देखी थी जो सेक्शन नंबर 1 to 5 थी कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, टाइटल क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा। तो ये प्रारंभिक यानी ये संपूर्ण भारत पर लागू है और भारत का नागरिक अगर बाहर जाता है वहाँ कोई क्राइम करता है तो उसको भी आईपीसी से ही दंडित किया जाएगा। अगर भारत में कोई रजिस्ट्रीकृत कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है और वो भारत में रजिस्टर्ड है तो वो अगर बाहर कोई अपराध करता है, आउटसाइड ऑफ इंडिया अपराध करता है तो उसको यहाँ आईपीसी में दंडित किया जाएगा। जनरल एक्सप्लेनेशन थे, शब्दों को जो आगे शब्द आते हैं उनको सरल बनाने के लिए यहाँ पर साधारण स्पष्टीकरण नाम से एक चैप्टर बनाया गया है 6 to 52A तक। चैप्टर नंबर 3 पनिशमेंट के बारे में, दंड। तो दंड आपके भारत में 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृत्युदंड, एक होता है आजीवन कारावास जिसको लाइफ इन्फ्रिंजमेंट भी बोलते हैं, डेथ पनिशमेंट और एक कारावास। तीसरा है आपका कारावास। फोर्थ है संपत्ति का समर्पण, संपत्ति का समर्पण। फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को सीज करना, जब्त करना। फिफ्थ है आपका फाइन, जुर्माना इम्पोज करना, जुर्माना। तो आपके भारत देश में 5 ही प्रकार के दंड देने की व्यवस्था है। 5 टाइप्स ऑफ इंडिया मतलब पनिशमेंट देने के 5 ही प्रकार हैं। इन्हीं में से किसी एक दंड से जो आगे आपके ऑफेंसेज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 का ऑफेंस हो, चाहे वो अबेटमेंट का ऑफेंस हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, राज्य के विरुद्ध अपराध हो, सेना, नौसेना, वायुसेना के विरुद्ध अपराध हो या लोक प्रशांति के विरुद्ध कोई अपराध हो, लोक सेवक द्वारा कोई अपराध किया जाएगा या आपका लोक सेवकों के अवमान के विषय में कोई अपराध होगा या कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या कोई किसी व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध कोई अपराध करता है या शरीर के विरुद्ध अपराध करता है या संपत्ति के विरुद्ध अपराध करता है या दस्तावेज के विरुद्ध कोई अपराध करता है या विवाह के विरुद्ध अपराध करता है, मानहानि के विरुद्ध अपराध करता है, तो उन्हीं सब में अलग अलग यहाँ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड किए गए। तो चैप्टर नंबर 3 ये पनिशमेंट के बारे में, कब कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, कब पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हैं, कितना कम्यूट कर सकते हैं, कम कौन कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया, अब यहाँ पर जो समुचित सरकार है वो समुचित सरकार सेक्शन नंबर 54 में उस दंड को कम्यूट करने की शक्ति, राष्ट्रपति के पास आप एक पार्डन पावर की एप्लीकेशन लगाएंगे और वो आपके दंड को, मृत्युदंड को कम कर सकता है। सेक्शन नंबर 55 आजीवन कारावास के दंड को
कम्यूट करना, लघुकरण करना, तो 55 में इसके बारे में प्रोविजंस हैं। तो ये सारे कार्य लघुकरण के कार्य हैं, जो कम्यूट करने के जो कार्य हैं वो कौन करता है? समुचित सरकार। समुचित सरकार। फिर देन उसके बाद फ्रैक्सेशन ऑफ द पनिशमेंट, दंडाविस्त की गणना में यहाँ पर करने में कितना वर्ष का तुल्य समझा जाएगा, तो इसी के साथ जुर्माने की जो रकम होगी कितनी हो सकती है, ये सारी बातें यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में पनिशमेंट वाले चैप्टर में आपको मिलती हैं। अब चैप्टर नंबर 4 ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके लिए डील करेगा। अभी हमने प्रारंभ में लीगल होमिसाइड की बात की थी कि कुछ अपराध, कुछ कार्य क्षमा योग्य होते हैं, माफ़ी योग्य होते हैं, उनका बचाव यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 यानी जो 76 से लेकर 106 के प्रोविजंस हैं चैप्टर नंबर 4 में, इसका नाम है साधारण अपवाद। साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। तो 76 से लेकर 106 ये साधारण अपवाद के बारे में बता रहे हैं, यानी ये लीगल होमिसाइड, लीगल होमिसाइड, वैध मानववध, वैध मानववध। अब यहाँ पर इसको क्लासिफाई करेंगे तो 76 से लेकर 95 ये अलग प्रोविजंस हैं, 96 टू 106 ये प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा सामान्य सिद्धांत, अब सामान्य सिद्धांत मीन्स कि जो विधि की भूल है वो कभी क्षमा योग्य नहीं होती हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको हमें इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी आपने जो कार्य किया है, जो एक्ट किया है, जो ओमिशन किया है, और अगर वो विधि के द्वारा दंडनीय है, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा अगर उसको दंडनीय बनाया गया है, तो यहाँ पर उसके लिए बचाव नहीं मिलेगा। 76 विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं होगी, विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं होगी, क्षमा योग्य नहीं है। 79, 76 एंड 79 दोनों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं होगी, तथ्य की भूल क्षमा योग्य है। जो फैक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तथ्य की भूल क्षमा योग्य है, क्षमा योग्य। इसको माफ़ी योग्य बनाया गया है। मान लीजिए कोई डाकिया आता है और आपके घर में डाक देने और आपसे पूछता है, आप एक्स नामक व्यक्ति आप ही हैं, और आप उससे ले लेते हैं, तो ये क्या है? फैक्ट ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यानी तथ्य की भूल है और ये क्षमा योग्य है। आप उसे किसी अपराध के लिए या किसी भूल के लिए कन्विक्ट नहीं करा सकते हैं या प्रोसिक्यूट नहीं कराया जा सकता है। फिर इसके बाद 79, 77 और 78 ये न्यायाधीशों को संरक्षित करने वाली सेक्शन है कि 77 कह रही है कि न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य, कि जो जुडिशियल एक्ट में लगे हुए न्यायाधीश हैं और अगर उनसे कोई भी गुड फेथ में कोई कार्य ऐसा हो जाता है जो किसी व्यक्ति को इंजर्ड पहुंचाता है, तो वहाँ पर उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। 78 ये भी न्यायाधीश को संरक्षित कर रहा है कि न्यायालय के आदेश के जो 77 थी वो न्यायाधीश को संरक्षित कर रही है, और 78 है कि जो न्यायाधीश के द्वारा जो जजमेंट है उस जजमेंट को यहाँ पर कोई इन्फोर्स करा रहा था व्यक्ति, तो उसको संरक्षित कर रही है 78। तो 78 की वर्डिंग है कि न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए गए कार्य। तो न्यायालय ने कोई आदेश दिया और उसका अनुसरण किया जाना है। मान लीजिए सपोज दैट कि कोई व्यक्ति को कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी।
अब फांसी की सज़ा को एग्जीक्यूट कराने वाला व्यक्ति एक जल्लाद होगा, वो एक अलग व्यक्ति होगा, और जब उसे वो फांसी पर लटकाएगा तो यहाँ पर उस जल्लाद को मृत्युदंड या किसी अपराध के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पर गुड फेथ में, क्योंकि वह कार्य कर रहा है और न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है, इसलिए वो क्षमा योग्य है। देन 70 सेक्शन नंबर 80, सेक्शन नंबर 80 एक्सीडेंटल कोई कार्य होंगे तो वो भी माफ़ी योग्य होंगे। दुर्घटना या दुर्भाग्य में कोई कार्य किए जाते हैं वो भी यहाँ पर दुर्भाग्य या दुर्घटना में कोई कार्य किए गए जो कि विधिपूर्ण साधनों द्वारा विधिपूर्ण ढंग से अगर किए जाते हैं, सद्भावपूर्वक तरीके से किए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर क्षमा योग्य सेक्शन 80 है कि वहाँ उनको किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन वो लॉफुल कोई एक्ट होना चाहिए, लॉफुल कार्य होना चाहिए। एक व्यक्ति है पेड़ पर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और उस कुल्हाड़ी का जो फल निकलकर किसी थर्ड व्यक्ति को लग जाता है, ये क्या है? ये एक्सीडेंट है। और उस जो कुल्हाड़ी काट रहा था, अगर वो लीगली तरीके से काट रहा था, विधिपूर्ण ढंग से काट रहा था, तो उसको यहाँ पर इनोसेंट माना जाएगा और उसने कोई अपराध नहीं किया। सेक्शन नंबर 81 आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत इसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी बोलते हैं कि बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित करना। एक बस आ रही थी, बस में 50 लोग बैठे थे, एक साइकिल से कोई पर्सन आ रहा था और अगर उसको बचाने का प्रयास होता तो वो बस नदी में गिर जाती। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने एक व्यक्ति को कुचल दिया है जिससे 50 व्यक्ति बच रहे हैं, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का बचाव ले सकते हैं। या ये घर थे, आपस में जुड़े हुए थे, एक घर में आग लग गई है और ये दूसरे वाले घर को आप गिराते हैं कि ताकि इस घर में आग ना लग पाए। यहाँ पर जो भी हाउस बने हुए हैं, इन हाउस को बचाने के लिए बीच का एक घर आप गिरा देते हैं, तो यहाँ पर आप डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का बचाव ले सकते हैं। सेक्शन नंबर 83 है, सॉरी 82, ये 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा किए गए अपराध कोई अपराध नहीं होते हैं। ये यहाँ पर ये प्रोविजंस है। इंग्लिश कॉमन लॉ में 8 साल के बच्चों को छूट दी गई है कि जो 8 साल का है, लेकिन इंडिया में 7 ईयर 7 साल से कम आयु के किसी बच्चे के द्वारा कोई किया गया कार्य कोई अपराध नहीं माना जाता है। सेक्शन नंबर 83 जो 7 वर्ष से ऊपर है एंड 12 वर्ष से कम है, बिलो ऑफ 12 ईयर से कम, तो यहाँ पर मैच्योरिटी देखी जाएगी कि क्या वो व्यक्ति ये कार्य को समझ रहा था या नहीं समझ रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेफगार्ड मिलेगा। अनसाउंड माइंड का 84 में है, विकृत व्यक्ति के द्वारा कार्य किए गए अपराध कोई अपराध नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर, ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसी प्रकार के बहुत सारे जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण सामान्य अपवादों के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके इनके विस्तृत लेक्चर आगे की सीरीज में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ओवरव्यू था कि आपको इंडियन पिनल कोड में कुल टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 23 पढ़ना है, 511 सेक्शंस पढ़ने हैं, और यहाँ पर जो 3 चैप्टर बाद में इंसर्ट किए गए 1913 में, 1920 में, 1983 में। जो 1913 में जो आपके चैप्टर था कॉन्स्पिरेसी की समस्या थी, आपराधिक षड्यंत्र का यहाँ पर चैप्टर नहीं था, तो चैप्टर नंबर 5A में एक 1913 में जोड़ा गया, इंसर्ट किया गया। फिर इसके बाद 9A इलेक्शन से संबंधित अपराधों के बारे में 9A जोड़ा गया 1920 में। फिर आपका 20A 1983 में, यानी जब डाउरी सिस्टम बढ़ रहा था, यानी दहेज प्रथा कुरीतियों और विसंगतियों में बदल चुका था, तो यहाँ पर इस चैप्टर को लाने की आवश्यकता पड़ी, जिसको 20A के नाम से एडल्ट्री यानी क्रूरता जैसे अपराधों को यहाँ बताया गया है आपको 20A में, कि विवाह संबंधी जो अपराध आपके 20 में थे, और जो पति या पत्नी के पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता की जाएगी उसको दंडित करने वाला चैप्टर है, जो 1983 में इंसर्ट किया गया। तो इस प्रकार से
टोटल जो संख्या है चैप्टर की 23 है, और सब आपके जो सब चैप्टर जोड़े गए हैं तो 1, 2, 3 इस प्रकार से 3 चैप्टर और जोड़े गए। तो इनको एक एक चैप्टर करके अलग से इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।